अब एक क्वेश्चन दिया था करने के लिए, हाउ मेनी ऑफ यू ट्राइड इट, किस किस का आया इसका आंसर? एक क्वेश्चन दिया था करने के लिए, एक स्फीयर है उसके अंदर एक रिंग रखी हुई है ना, और दोनों की रेडियस सेम है ना, और हो क्या रहा है? करो नहीं है बेटा, रिंग है, रिंग इज अ काइंड ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो आपको ये निकालना है दोनों के सर्कमफ्रेंस एक दूसरे के सेंटर्स को टच कर रहा है। सो यू हैव टू फाइंड के भाई कितना चार्ज अंदर है, क्योंकि क्यू इनसाइड चाहिए अपने को बेसिकली। फ्लक्स क्या होता है? क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बेसिकली व्हाट यू आर रिक्वायर्ड, यू आर जस्ट रिक्वायर्ड टू फाइंड द टोटल चार्ज इनसाइड द स्फीयर। चलो देखो यहाँ पे, तो हमारे पास में क्या गिवन है बेटा, एक स्फीयर हमारे पास में है। सो वी आर हैविंग अ स्फीयर, और उस स्फीयर के अंदर क्या रखा हुआ है? एक सर्कल रखा हुआ है, एक रिंग रखी हुई है हमारे पास इस तरीके से, ठीक है ना। और ये हमारे पास सेंटर ऑफ द रिंग है, और ये हमारे पास क्या है? सेंटर ऑफ द स्फीयर, ठीक है ना। तो दिस इज माय स्फीयर एंड दिस इज माय रिंग। यही क्वेश्चन है हमारे पास में। अब वो बोल रहा है कि रिंग के पास में क्या यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी रखी है आपके पास, तो व्हाट इज द यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी ऑफ द रिंग? दैट इज गिवन टू यू इज लैम्डा। ओके, सो रिंग के पास जो चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है? लैम्डा है ना। और दोनों की रेडियस कितनी है? आर है ना। तो दोनों की रेडियस आर है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी बेटा? आर हो जाएगी। तो बेसिकली हमको फाइंड क्या करना है? हमको यहाँ से यहाँ तक की लेंथ फाइंड करनी है, जो कि रिंग की लेंथ इसके अंदर लाई कर रही है। रिंग की जो लेंथ स्फीयर के अंदर लाई कर रही है, हमें वही लेंथ फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है आपको बताओ? हमें वो लेंथ फाइंड करनी है रिंग की जो कि स्फीयर के अंदर लाई कर रही है ना। तो इसको फाइंड करना बहुत आसान है। यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी? रेडियस के बराबर हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी? रेडियस। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी? रेडियस हो जाएगी। और ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी? रेडियस हो जाएगी। देखो ध्यान से, तो मेरे ख्याल से ये आर, ये आर, ये आर, सो इट्स अ, किसकी बात कर रहा था? अच्छा, इसी की बात कर रहे थे। ओके, तो देखो ये आर है, ये कैसा बन गया? इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा आपका? 60 डिग्री हो जाएगा। देखो ध्यान से, सो टोटल एंगल कितना हो जाएगा आपका? 120 डिग्री हो जाएगा। बीच में टोटल एंगल अगर हम कैलकुलेट करेंगे, तो व्हाट इज द टोटल एंगल ऑफ द रिंग व्हिच इज इनसाइड द स्फीयर इज 120 डिग्री। सो लेंथ इनसाइड द, लेंथ ऑफ द ring inside the sphere, so length of the ring inside the sphere, ये निकाल लो आप। So length of the ring inside the sphere is basically equal to theta upon 360, so 120 upon 360 into circumference into 2 pi r, so that is equal to 2 pi r by 3। देखो ध्यान से, तो जितनी लेंथ इसके अंदर लाई करेगी वो कितना हो जाएगा? 2 pi r by 3 हो जाएगा। और चार्ज डेंसिटी कितनी है इसकी? लैम्डा है, सो देयरफॉर चार्ज इनसाइड अगर हम निकालेंगे, सो दैट इज इक्वल टू लैम्डा इनटू एल, सो दैट इज लैम्डा इनटू 2 pi r by 3। क्लियर है? सो देयरफॉर टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा? टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू q inside upon एप्सिलॉन नॉट, सो दैट इज लैम्डा इनटू 2 pi r upon 3 एप्सिलॉन। समझ में आया कि नहीं आया? किस किस का आ गया था ये आंसर? हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द सेम आंसर? बताओ, जल्दी से बताओ, मुझे रिस्पॉन्स करो। ठीक है, क्या निकालना था हमको? कितना पार्ट रिंग का स्फीयर के अंदर है, क्योंकि उसी से हम क्या निकाल सकते हैं? चार्ज निकाल सकते हैं, है ना। तो उससे जैसे ही हम चार्ज निकालेंगे, क्यू इनसाइड, क्यू इनसाइड हमारे पास में आ गया, तो बस क्यू इनसाइड निकालने के बाद ही आप क्या निकाल सकते हो? यू कैन इजीली कैलकुलेट कि कितना चार्ज उसके अंदर लाई करेगा। तो चार्ज क्यू इनसाइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लैम्डा इनटू द लेंथ इनसाइड। तो लेंथ इनसाइड कितनी है आपके पास में? दैट इज बेसिकली इक्वल टू, बोलो हाँ भाई, लेंथ इनसाइड कितनी आई थी? दैट इज, कितना एंगल था बीच में सबसेंड हो रहा था? दैट इज 120 डिग्री। तो बस 120 अपॉन 360 इनटू 2 पाई आर। और दोनों की रेडियस क्या है? सेम है, तो कोई दिक्कत है ही नहीं उसमें। अब बताओ जल्दी से, किस किस को समझ में आ गया बहुत अच्छे से, किस किस को नहीं आया? हाउ मेनी ऑफ यू गॉट इट एंड हाउ मेनी ऑफ यू डिडंट गॉट इट?
ठीक है, आ गया सभी को समझ में बहुत अच्छे से, है ना? तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, है ना? चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमको देखना है ये वाला, ठीक है ना? तो ये हम पे एक डेटा गिवन है, एक हमारे पास क्यूबिकल बॉक्स है, ठीक है ना? सो दिस इज बेसिकली अ क्यूब, उसकी लेंथ कितनी है क्यूब की, सपोज एल लेंथ, दिस इज अ क्यूब, और ये एक यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है हमारे पास में, यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है, और इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा है, और इसकी लेंथ भी कितनी है आपके पास में, एल, है ना? और ये जो वायर है ये आगे की तरफ जा रहा है, वी स्पीड से जा रहा है, ठीक है? द वायर इज रॉड इज मूविंग टुवर्ड्स राइट विद द स्पीड वी, है ना? कांस्टेंट स्पीड वी से ये आगे जा रही है ना? तो क्या होगा, टी इक्वल टू जीरो पे ये इसके अंदर से, इसका फ्रंट का एंड क्या होगा, इसके अंदर से एंटर करेगा। सो टी इक्वल टू जीरो की सिचुएशन आपको दे रखी है, टी इक्वल टू जीरो पे ये रॉड इसके अंदर जस्ट एंटर कर रही है ना? नाउ द क्वेश्चन विल बी लाइक दैट। हाँ, लिख लो आप लोग क्वेश्चन, कि यूनिफॉर्म रॉड इज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स cube of length L, ठीक है, with constant speed v, ठीक है ना? कांस्टेंट स्पीड v से वो एंटर कर रही है, ठीक है? एंड एट t इक्वल टू जीरो इट स्टार्ट्स एंटरिंग, है ना? एट t इक्वल टू जीरो द रॉड स्टार्ट्स एंटरिंग एंटरिंग द क्यूब, ठीक है? देन यू हैव टू फाइंड number one, the function of the total flux passing through the tube as a function of time t. Then find number one, the function of the total flux passing through the tube as a function of time t. ठीक है? तो सेकंड पॉइंट इसमें आपको निकालना है, the rate of change of flux linked with the q, the rate of change of flux linked with the q as a function of time t. चलो निकाल दो, है ना? And also draw the graphs, also draw the graphs graph between the flux and the time t.
हाँ भाई, एनी आंसर? हाँ भाई, क्या हो जाएगा? हमको निकालना है, इसमें एक यूनिफॉर्म रॉड है, ठीक है, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, उसकी कांस्टेंट स्पीड यू से वो ट्रेवल कर रही है, लेंथ एल है। जितनी लेंथ रॉड की है उतनी लेंथ क्या है, क्यूब की साइड की है ना। और जैसे ही वो एंटर कर रही है, टी इक्वल टू 0 पे वो एंटर करना स्टार्ट कर रही है। सो फाइंड द फंक्शन ऑफ द टोटल फ्लक्स लिंक टू द क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, ये हमको निकालना है, ठीक है ना। चलो भाई देखो यहाँ पे, तो हम ही पता कर लेते हैं पहले, सबसे पहले कि सपोज मान लेते हैं कि कुछ टाइम टी में कुछ एक्स अमाउंट की रॉड इसके अंदर चली गई होगी, है ना। सो लेट अस सपोज दैट आफ्टर टाइम टी, सपोज कितनी रॉड अंदर गई होगी, एक्स अमाउंट से रॉड अंदर चली गई होगी, कितने समय में, टी समय में, है ना। सो कितना चार्ज अंदर होगा इसके, केवल इतना इतना पार्ट जो चार्ज का लेंथ का है वही अंदर रहेगा। सो क्यू इनसाइड कितना हो जाएगा बेटा, लैम्डा इंटू एक्स। क्या इस बात से एग्री करते हो? सो लेट आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी, x length of the rod, x length of the rod is inside the cube, है ना। क्यूब के अंदर कितनी लेंथ ऑफ द रॉड चली गई है, x लेंथ ऑफ द रॉड इज इनसाइड द क्यूब, है ना। चलो, तो अगर x लेंथ ऑफ द रॉड इनसाइड द क्यूब है, सो देयरफॉर चार्ज इनसाइड कितना हो जाएगा, q इनसाइड मस्ट बी इक्वल टू लैम्डा इनटू x। इस बात से एग्री करते हो? सो चार्ज इनसाइड इज इक्वल टू लैम्डा इनटू x, है ना। अब चूंकि ये रॉड क्या कर रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल कर रही है ना, तो डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम टी, क्योंकि स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम टी। सो देयरफॉर q इनसाइड कैन बी इक्वल टू लैम्डा इनटू v इनटू t। एग्रीड? q इनसाइड कितना हो जाएगा, लैम्डा इनटू v इनटू t। सो देयरफॉर टोटल फ्लक्स लिंक कितना हो जाएगा, दैट इज q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो दैट इज q इनसाइड कितना है, लैम्डा इनटू v इनटू t अपॉन एप्सिलॉन। सो दिस इज द टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द q एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। लेकिन कब तक, जब तक के रॉड का कुछ पार्ट इसके अंदर एंटर हुआ, ठीक है ना। तो जैसे जैसे पार्ट अंदर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होता जाएगा, फ्लक्स भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे रॉड अंदर जाती आएगी, एक्स बढ़ता जाएगा, एक्स बढ़ता जाएगा तो क्यू इनसाइड बढ़ता जाएगा, क्यू इनसाइड बढ़ता जाएगा तो फ्लक्स भी क्या होता जाएगा, इसके अंदर का बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। और एक टाइम ऐसा होगा कि जब रॉड क्या होगी, कंप्लीटली इसके अंदर एंटर हो जाएगी। सो हम वही निकाल लेते हैं कि आफ्टर व्हाट टाइम कि कंप्लीट रॉड इसके अंदर एंटर हो जाए, कंप्लीट एल लेंथ की रॉड इसके अंदर कब एंटर हो जाएगी वो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। सो द टाइम टेकन फॉर द रॉड टू कंप्लीटली एंटर, the time taken for the rod
to completely enter inside, to completely enter inside. ठीक है, तो टाइम टेकन बाय द रॉड टू कंप्लीटली एंटर इनसाइड, तो कितना समय लगेगा रॉड को इसके अंदर कंप्लीटली जाने के लिए। हाँ भाई, तो वो क्या हो जाएगा, इसकी लेंथ कितनी है बेटा, एल लेंथ है, और टाइम कितना मान लो आप, कैपिटल टी मान लो, ठीक है ना। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दिस इज द कंप्लीट टाइम टेकन बाय द रॉड टू कंप्लीटली एंटर इनसाइड द क्यूब, है ना। तो जब हम फंक्शन लिखेंगे फ्लक्स का कि फाई इज इक्वल टू कितना होगा, लैम्डा इंटू वी इंटू टी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये हम तब लिखेंगे जब जो टाइम है आपका वो 0 से स्टार्ट हुआ है और किसके बराबर होना चाहिए आपका, बोलो, एल अपॉन वी से कम रहे या उसके बराबर है। ये बात समझ में आई कि नहीं है। जब टाइम 0 से एल अपॉन वी रहेगा तो फंक्शन क्या आएगा, लैम्डा वी टी अपॉन एप्सिलॉन। इज दिस क्लियर वेरी वेल और नॉट। जब कितना टाइम रहेगा आपके पास में, 0 से एल बाई बी से टाइम कम रहेगा, तब तक जो फंक्शन आएगा आपका फ्लक्स का वो कितना आएगा आपके पास में, दैट इज लैम्डा इंटू वी इंटू टी अपॉन एप्सिलॉन, है ना। जब टाइम इज इक्वल टू एल अपॉन बी, जब टाइम एल अपॉन बी के बराबर होगा तो कंप्लीटली एल लेंथ अंदर पहुंच जाएगी, तो क्या होगा, एल अपॉन बी रखेंगे टाइम की जगह पे तो क्या होगा, वी से भी कैंसिल, तो लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि इस केस में जब कंप्लीटली रॉड एंटर हो जाएगी तो इस केस में जो फ्लक्स लिंक होके आएगा वो कितना आएगा आपके पास में, दैट इज बेसिकली इक्वल टू लैम्डा इनटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि टोटल चार्ज, टोटल लेंथ कितनी अंदर है, एल लेंथ अंदर है, टोटल लेंथ कितनी अंदर है आपकी, एल लेंथ अंदर है ना। तो टोटल क्यू इनसाइड कितना हो जाएगा, लैम्डा इनटू एल। इस सिनेरियो में टोटल क्यू इनसाइड कितना हो जाएगा, दैट इज लैम्डा इनटू एल, राइट। सो फ्लक्स क्या हो जाएगा, बोलो, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सो दिस इज व्हेन टाइम इज इक्वल टू एल अपॉन वी। इज दैट क्लियर, वेरी वेल। तो जो फंक्शन आया है हमारे पास में कितना आया है, लैम्डा वी टी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये कब एप्लीकेबल है, जब कितनी लेंथ अंदर आएगी, आफ्टर टाइम t, where t should belongs to 0 to l by v। t कहाँ से कहाँ रहेगा, 0 से l by v के बीच में रहेगा, तब जाके ये सिनेरियो वैलिड है ना। अब क्या होगा इसके बाद में, जब टाइम l अपॉन v से बड़ा हो जाएगा, तो जब टाइम l अपॉन v से ज्यादा होगा तो रॉड फिर और आगे जाएगी, तो रॉड और आगे जाएगी तो रॉड क्या होगी, फिर धीरे धीरे क्या होती जाएगी, अंदर से लेंथ कम होती जाएगी, अंदर से लेंथ कम होती जाएगी तो क्या होता जाएगा, फ्लक्स घटता जाएगा, ठीक है ना। तो अब क्या हो जाएगा, हाँ भाई, आफ्टर टाइम ग्रेटर देन एल अपॉन वी, तो जब टाइम क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा किससे, एल अपॉन वी से, ठीक है ना। बट इट शुड बी लेस देन 2 एल अपॉन वी, टी शुड बी ग्रेटर देन एल अपॉन वी, बट इट शुड बी लेस देन 2 एल अपॉन वी, ठीक है ना। 2 एल अपॉन वी से कम रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि 2 एल अपॉन वी जैसे ही टाइम होगा तो 2 एल अपॉन वी टाइम कौन सा है, जब रॉड इसके अंदर से कंप्लीटली बाहर पहुंच जाएगी। 2 एल अपॉन वी टाइम में जो रॉड होगी वो क्या हो जाएगी, इसके अंदर से कंप्लीटली बाहर पहुंच जाएगी। सो एट टाइम 2 एल अपॉन वी the rod completely leaves the cube, क्योंकि L अपॉन वी अंदर जाने का था तो 2L अपॉन वी क्या होगा, बाहर जाने का हो जाएगा, है ना। so this is the time in which the rod leaves the cube completely। ये बात समझ में आई कि नहीं है ना। so this is the time in which the rod leaves the cube completely, करेक्ट। चलो, तो अब इस सिनेरियो में मान लेते हैं कि हमारी जो रॉड अंदर है वो कुछ अमाउंट से अंदर होगी, तो मान लेते हैं अब जो रॉड हमारी अंदर है उसकी लेंथ कितनी है, सपोज उसकी लेंथ है हमारे पास में y, है ना। तो अब सपोज y लेंथ की रॉड अंदर है, ठीक है। तो इस केस में अगर हम निकालेंगे तो चार्ज कितना हो जाएगा, q इनसाइड इज इक्वल टू लैम्डा इंटू वाई अपॉन एप्सिलॉन नॉट। q इनसाइड कितना हो जाएगा बेटा, लैम्डा इंटू वाई अपॉन एप्सिलॉन, है ना। और टोटल टाइम कितना हो गया, अच्छा ये एंड कहाँ था, पहले स्टार्ट हुआ था तो ये एंड कहाँ था आपके पास में, ए वाला एंड कहाँ था, यहाँ था, और ए वाला एंड यहाँ से कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया। तो इस ए एंड को यहाँ से लेके यहाँ तक जाने का समय कितना हो गया, सपोज टी समय हो गया, बोलो आया ना। ए एंड को यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचने का समय कितना हो गया, टी हो गया है, विच इज ग्रेटर देन एल बाय वी, जो कि एल बाय वी से क्या है, ग्रेटर है ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, निकाल सकते हो क्या, बोलो। ए से लेके ए डैश तक इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, क्या ये निकाल सकते हो आप, ए पॉइंट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी टी टाइम में। सो डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए इन टाइम टी कितना हो जाएगा बेटा, ये यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, एल है, और ये कितनी हो जाएगी, जो बच्ची कुची लेंथ है वो हो जाएगी एल माइनस वाई, ये कितनी हो जाएगी, ये तो एल है, और ये कितनी हो जाएगी, दिस इज एल माइनस वाई,
सो टोटल टाइम टीम में जो हमारे ए पॉइंट ने कितनी लेंथ ट्रेवल कर ली, 2l माइनस वाई, वेरी गुड। तो टोटल लेंथ ट्रेवल बाय ए क्या हो जाएगा, हाँ क्या कहेंगे, टोटल लेंथ ट्रेवल्ड बाय ए बाय, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू 2l माइनस वाई, है ना। टोटल लेंथ ए ने कितनी ट्रेवल करी होगी आपकी, 2l माइनस वाई लेंथ ट्रेवल करी होगी, है ना। सो टोटल टाइम टेकन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सो दैट इज 2l माइनस वाई अपॉन स्पीड कितनी है v, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, है ना। तो ये टोटल लेंथ ट्रेवल है, टोटल टाइम आ गया, तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो आप। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, v इंटू टी, v इंटू टी या 2l माइनस वी टी, है ना। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2l माइनस वी टी, देखो ध्यान से y की वैल्यू कितनी आएगी, 2l माइनस वी टी। किस किस को ये बात समझ में आ गई, टोटल टाइम जो होगा आपके पास में वो क्या होगा, l अपॉन वी से ग्रेटर होगा, है ना। टोटल टाइम इज ग्रेटर देन l अपॉन वी, एंड जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू जो निकल के आएगी, जो डिस्टेंस अंदर रहेगी t टाइम में, वो कितनी रहेगी, दैट इज इक्वल टू 2l माइनस वाई, है ना। तो 2l माइनस वाई लेंथ क्या है उसके, 2l माइनस वाई टोटल डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल्ड हुआ है, तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 2l माइनस वाई अपॉन वी, है ना। तो यहाँ से अगर हम y निकालेंगे तो y कितना आएगा आपके पास, 2l माइनस वी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, क्या ये समझ में आ गया y, किस किस को आ गया बेटा, रेज योर हैंड्स, चैट बॉक्स में बता दो मुझे जिसको समझ में आ गया, या जिसको नहीं आया हो तो मैं एक बार और बता सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको नहीं आया हो तो मैं एक बार और बता सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। प्रियांशी, अंशिका, देव, ठीक है, एक बार और समझ लो इस चीज को, है ना। चलो अच्छा, ये लेंथ समझ में आई कि नहीं आई, अच्छा ये वाली लेंथ समझ में आई कि नहीं आई, ये जो लेंथ इसने ट्रेवल करी है, टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल हमने लिया है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए इन टाइम टी व्हिच इज ग्रेटर देन l अपॉन v, तो ये डिस्टेंस कितना होगा बेटा, यहाँ से यहाँ तक का तो l हो जाएगा, और ये चूंकि y ले लिया तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, क्योंकि ये पूरी कितनी है, ये भी l है, तो ये बची हुई डिस्टेंस क्या हो जाएगी, l माइनस वाई, ठीक है ना। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय a इन टाइम t, है ना। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय a, so distance traveled by a in time t, distance traveled by a in time t कितना हो जाएगा बेटा, that is equal to, distance is equal to कितना हो जाएगा, 2l minus y, है ना। तो बस टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो s अपॉन v, so that is equal to 2l minus y, है ना, 2l minus y अपॉन v। तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2l माइनस वी टी, क्लियर, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2l माइनस वी टी। अब आया समझ में, बस अब इस y की वैल्यू को आप यहाँ पुट करवा लो इक्वेशन में, तो इस y की वैल्यू को आप इस इक्वेशन में यहाँ पे पुट करवा लो, तो जैसे इसको हम पुट करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, फ्लक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सो q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास, जैसे ही पुट करवाएंगे तो लैम्डा इनटू 2l माइनस वी टी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। दिस इज फ्लक्स, ये क्या निकाल लिया आपने, फ्लक्स ही निकाल लिया एक तरीके से, क्यों, क्योंकि q इनसाइड कितना हो जाएगा, q इनसाइड हो जाएगा आपके पास में ओनली लैम्डा इनटू y, q इनसाइड क्या हो जाएगा, ओनली लैम्डा इनटू y, तो ये आप फ्लक्स ही निकाल लो, है ना। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज सिंपली गिवन बाय लैम्डा इनटू 2l माइनस vt अपॉन एप्सिलॉन। किस किस को समझ में आ गया बेटा, बहुत अच्छे से। तो ये जो फंक्शन आया है, ये कितने फंक्शन के लिए आया है, जब टाइम क्या कर रहा है, l by v से 2l by v को बिलोंग कर रहा है, सो दिस इज द टाइम व्हेन द टाइम बिलोंग्स टू, हाँ भाई, l by v से बड़ा हो बट लेस देन हो किससे, 2l by v से। इज दैट क्लियर, वेरी वेल। द फ्लक्स इज गिवन बाय लैम्डा इनटू 2l माइनस vt अपॉन एप्सिलॉन, है ना। और इसके बाद क्या होगा, जब टाइम क्या हो जाएगा, 2l by v से ग्रेटर हो जाएगा, मतलब कि अब टोटल a ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, a यहाँ आ गया, पहले a कहाँ पे था आपका, यहाँ से स्टार्ट किया था a ने,
तो ए यहाँ से ट्रेवल होके यहाँ आ गया, तो ये लेंथ कितनी है बेटा एल, और ये लेंथ भी कितनी है एल, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो 2l। सो टाइम बराबर कितना हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी कि 2l बाय v। तो व्हेन योर टाइम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2l बाय v, जब टाइम क्या होगा 2l बाय v के बराबर होगा या उससे ग्रेटर होगा, सो कंप्लीट रॉड विल बी टेकन आउट ऑफ द क्यू, है ना। तो क्या कहेंगे कंप्लीट रॉड इज आउट ऑफ द क्यू, ठीक है। कंप्लीट रॉड आउट हो गई तो क्यू इनसाइड कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो फ्लक्स विल गोइंग टू बी 0, तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट इट वेरी वेल, किस किस को समझ में आ गया बहुत अच्छे से। ठीक है, तो अब इस पूरे को मुझे एक फंक्शन में बिलोंग करना है, इस पूरे को मुझे एक फंक्शन में लिखना है, तो कैसे लिखोगे एक फंक्शन में बताओ जल्दी से। हाउ विल यू राइट अप ऑल इन द फंक्शन, इन सबको आप पूरा एक फंक्शन में कैसे लिखोगे। हाँ जी लिख के दिखाओ, अच्छा इसका पूरा फंक्शन लिख के दिखाओ, कैसे लिखोगे इस पूरे को एक फंक्शन में। तो इस पूरे का अगर मैं फंक्शन लिखूंगा तो मेरा फंक्शन क्या आ जाएगा फ्लक्स का, फाई इज बेसिकली इक्वल टू, हाँ भाई सबसे पहले क्या आया था मेरे पास फंक्शन, सबसे पहला फंक्शन मेरे पास में आया था ये वाला लैम्डा वी टी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जब टाइम क्या होगा 0 से l बाय v के बीच में रहेगा, है ना। सो लैम्डा वी टी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सो सबसे पहला फंक्शन क्या आ जाएगा फाई इज इक्वल टू लैम्डा वी टी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कब जब टाइम क्या रहेगा 0 से, बोलो व्हेन टाइम इज 0 टू l अपॉन v, ठीक है ना। फिर सेकंड फंक्शन जो मेरा आया वो क्या आया, दैट इज गिवन बाय हाँ भाई लैम्डा इंटू 2l माइनस वी टी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सेकंड फंक्शन आएगा आपके पास में लैम्डा इंटू 2l माइनस वी टी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये कब आएगा व्हेन योर टाइम इज ग्रेटर देन l बाय v बट लेस देन 2l बाय v, है ना। एंड देन जब रॉड कंप्लीटली बाहर हो जाएगी, तो रॉड कंप्लीटली बाहर कितने समय के बाद हो जाएगी बोलो 2l बाय v के बाद हो जाएगी, है ना। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा आपका इस केस में 0 हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्या हो जाएगा जब टाइम क्या हो जाएगा आपको ग्रेटर हो जाएगा 2l बाय v से, तो क्या हो जाएगा फ्लक्स का फंक्शन क्या आ जाएगा बोलो दैट इज इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर वेरी वेल। सो इट्स अ परफेक्ट क्वेश्चन फॉर जेईई मेंस, जेईई मेंस के हिसाब से ये परफेक्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। और इसका अगर हम ग्राफ देखेंगे, तो इसका ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ कैसे बनेगा बताओ भी, फ्लक्स का और टाइम का अगर हमें ग्राफ देखना है ना। तो इनिशियली 0 से लेके l बाय v तक क्या है, फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। देखो ध्यान से लैम्डा और भी तो कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, तो फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम t, तो ग्राफ शुड बी अ स्ट्रेट लाइन लाइक दैट, ठीक है। कहाँ तक आएगा ये ग्राफ व्हेन टाइम t इज इक्वल टू l बाय v तक, है ना। इसके बाद में फिर क्या हो गया लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 2l माइनस वी टी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो 2l माइनस वी टी जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इस टर्म की वैल्यू क्या होती है ये घटती जाएगी। देखो ध्यान से, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये टर्म 2l माइनस वी टी जो है वो घटता जाएगा, यानी कि इट विल गोइंग टू स्टॉप। सो 2l माइनस वी टी की वैल्यू घटती जाएगी, तो इस तरह से ये घटती जाएगी। देखो ध्यान से फ्लक्स की वैल्यू घटती जाएगी, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन ही क्यों आएगा क्योंकि फाई इज प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 1, टी की पावर 1 का ग्राफ कैसा आता है स्ट्रेट लाइन ही आता है। और यहाँ पे क्या होगा अगर आप डिफरेंशिएट करवाओगे इसको, तो डी फाई अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस ऑफ v अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस ऑफ लैम्डा v अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो स्लोप कैसा आएगा आपका नेगेटिव आएगा, तो ग्राफ ऐसा बनाना पड़ेगा कि स्लोप कैसा है आपका नेगेटिव आएगा। तो देखो ये ऑब्ट्यूज एंगल की वजह से स्लोप कैसा हो जाएगा इसका नेगेटिव हो जाएगा। लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। डी फाई अपॉन डी टी करोगे तो पहले केस में तो डी फाई अपॉन डी टी क्या आएगा लैम्डा v अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, तो पॉजिटिव आ रहा है मतलब स्लोप कैसा आएगा आपका एक्यूट एंगल आएगा। दूसरे केस में डिफरेंशिएट करेंगे तो 2l का तो 0 हो गया, vt का करेंगे तो कितना होगा माइनस v, और लैम्डा है इसी तो माइनस ऑफ लैम्डा v अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन dt। तो स्लोप कैसा आ गया नेगेटिव, मतलब एंगल शुड बी ऑब्ट्यूज एंड फ्लक्स इज डिक्रीजिंग, फ्लक्स इज डिक्रीजिंग लाइक दैट। और फाइनली जब टाइम कितना हो जाएगा 2l बाय v हो जाएगा, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और एक बार जो फ्लक्स 0 हुआ तो उसके बाद भी फिर हमेशा क्या रहेगा 0 रहेगा। तो एक बार जो फ्लक्स 0 हो गया तो उसके बाद भी हमेशा सारे टाइम के लिए क्या रहेगा वो 0 ही रहेगा।
उसके आगे भी ग्राफ कैसा आएगा, ऐसे ही आएगा। कुछ आया समझ में कि नहीं आया? इसके आगे ग्राफ कैसा आएगा, इट शुड बी 0। और इसी पे अगर हम क्या निकालते हैं, डी फाई अपॉन डी टी का फंक्शन निकालते हैं, तो डी फाई अपॉन डी टी क्या हो जाएगा बेटा, देखो ध्यान से, इट इज इक्वल टू, हाँ भाई पहले टर्म को डिफरेंशिएट कराएंगे तो कितना आएगा, लैम्डा बी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो ध्यान से, डी फाई अपॉन डी टी कितना आएगा, लैम्डा बी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो कब आएगा ये, जब टाइम क्या रहेगा आपका, बोलो, व्हेन टाइम इज greater than equal to 0 but less than equal to L upon। क्लियर? नेक्स्ट इसको डिफरेंशिएट कराएंगे तो कितना आएगा, बोलो, माइनस ऑफ लैम्डा बी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो ध्यान से, माइनस ऑफ लैम्डा बी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जब क्या हो जाएगा, टाइम क्या होगा, ग्रेटर देन होगा L बाय V बट लेस देन होगा 2L बाय V। ये समझ में आया कि नहीं आया लॉजिक? ठीक है ना। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा जब क्या होगा, टाइम क्या हो जाएगा आपके पास में, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2L बाय। करेक्ट? ठीक है ना। तो ये समझ में आया डी फाई अपॉन डी टी। पहले इसको डिफरेंशिएट करवा लिया ऊपर वाले फंक्शन को, तो लैम्डा बी अपॉन एप्सिलॉन नॉट जब टाइम 0 से L बाय बी। देन इसको डिफरेंशिएट कराएंगे तो 2L का तो 0 हो जाएगा, लैम्डा बाहर आ जाएगा, 2L का 0 हो जाएगा, माइनस वी टी का करेंगे तो कितना आएगा, माइनस वी टी का कितना हो जाएगा 1, तो माइनस ऑफ वी लैम्डा बी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये कब आएगा, जब टाइम L बाय बी से बड़ा होगा बट लेस देन 2L बाय बी। और 0 कब आएगा, जब टाइम क्या होगा, ग्रेटर होगा काय से, 2L बाय बी से। ठीक है ना। तो डी फाई अपॉन डी टी का अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो उसका ग्राफ कैसा आएगा, डी फाई अपॉन डी टी का ग्राफ कैसे आएगा बताओ। सो डी फाई अपॉन डी टी का ग्राफ देखेंगे अगर हम तो कैसा आएगा, हाँ भाई, तो ये तो टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, कांस्टेंट है, लैम्डा बी अपॉन एप्सिलॉन क्या है, इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू, सो इट शुड बी लाइक दैट, कांस्टेंट वैल्यू, है ना। ये कब तक होगी, जब तक टाइम कितना नहीं होगा आपका, L बाय V नहीं होगा। तो टाइम की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, L बाय V। ठीक है, दिस इज द वैल्यू इज लैम्डा बी अपॉन एप्सिलॉन। यस और नो? इसके बाद क्या होगा बेटा, देखो ध्यान से, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद में एक्चुअली माइनस लैम्डा बी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद में ये ग्राफ ऐसा आ जाएगा, माइनस ऑफ लैम्डा बी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू कितनी आएगी, माइनस ऑफ लैम्डा बी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कब आएगी, कब तक आएगी, जब तक टाइम कितना नहीं हो जाता आपका, जब तक टाइम क्या नहीं हो जाता आपका, 2L बाय V नहीं हो जाता। और इसके बाद फिर क्या हो जाएगा आपका, डी फाई अपॉन डी टी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, सो इट शुड बी लाइक दैट। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ डी फाई अपॉन डी टी। किस किस को आया परफेक्टली समझ में, रेज योर हैंड्स, जल्दी से बताओ मुझे, क्या किया, कैसे ग्राफ ड्रॉ किया मैंने, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ। जल्दी से बता दो मुझे, किसको तो समझ में आ गया, रेज योर हैंड्स। प्रियांशी, अंशिका, अरुण, देव। Okay, so all of you should understand this, right? Okay. ठीक है, तो इस तरीके से हम काम इसमें कर सकते हैं, ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कोई डाउट तो नहीं, क्या किया हमने, एक बार और बताना है क्या, क्या किया मैंने, मेरे पास एक रॉड थी जो कि t इक्वल टू 0 पे एंटर कर रही थी, है ना, ट्यूब के अंदर। तो मैं क्या करूंगा, t इक्वल टू 0 पे जैसे ही वो एंटर करेगी तो मुझे फंक्शन निकालना है फ्लक्स का एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, है ना। Then we have to find the rate of change of flux with the cube as a function of time t, then the graph between the flux and the time t and rate of change of flux as a time t। तो सबसे पहले हमने क्या किया, t को मान लिया लेस देन, जब तक वो completely एंटर करेगी उससे कम टाइम ले लिया, है ना। तो उसमें सपोज x डिस्टेंस एंटर करेगी तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो चार्ज इनसाइड क्या होगा, लैम्डा इनटू x, इट इज लैम्डा vt। तो फ्लक्स हो जाएगा लैम्डा vt अपॉन एप्सिलॉन नॉट जब टाइम 0 से L बाय V के बीच में रहेगा, है ना। फिर टाइम जब क्या होगा, बोलो, L बाई V के बराबर हो जाएगा तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट, पूरी L लेंथ अंदर हो जाएगी।
फिर जब रॉड उसमें से बाहर निकलेगी क्यूब में से तो क्या होगा, मान लेते हैं y लेंथ अंदर है आफ्टर टाइम t, लेकिन टाइम t में a ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द रॉड निकाल लो आप, तो वो डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2l माइनस y, तो उससे आपका y आ जाएगा t के टर्म्स में, बस y की वैल्यू पुट करो तो फ्लक्स भी आ जाएगा आपका t के टर्म्स में, जब टाइम क्या होगा l/v से 2l/v से कम रहेगा टाइम, है ना। लेकिन 2l/v जैसे ही हुआ टाइम, वैसे ही क्या होगा, कंप्लीट रॉड बाहर फेंक जाएगी, जैसे ही कंप्लीट रॉड बाहर आई तो टोटल फ्लक्स शुड बी 0। क्यों, क्योंकि q इनसाइड ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, लेंथ अंदर है ही रॉड की, सो टोटल फ्लक्स इज बेसिकली 0 इन दैट केस। ठीक है, तो इस तरीके से हम सिस्टमेटिकली इसको ऑर्गेनाइज करके कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट अब आता है सिमेट्री एंड द गॉस लॉ। सो व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज सिमेट्री और गॉस लॉ दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। सो सिमेट्री एंड द गॉस लॉ, सो रीड आउट द स्टेटमेंट, क्या बोल रहा है कि इफ द सरफेस इज सिमेट्रिकल and the location of charge inside it is also symmetrical. If the surface is symmetrical, surface symmetrical है यानी कि it should be a flat surface, it should be a flat surface or a perfect curved surface or a perfect sphere. So surface कैसा होना चाहिए, symmetrical होना चाहिए, ठीक है। And the location of charge inside the surface is also symmetrical, मतलब surface है, closed surface के अंदर जो charge रखा हुआ है वो भी क्या रखा होना चाहिए, symmetrical रखा होना चाहिए, मतलब कि सारे पॉइंट से उसका सेपरेशन क्या आना चाहिए, यूनिफॉर्म आना चाहिए, है ना, is also uniform, symmetrical from all the points of the closed surface, from all the points of the closed surface, then the flux is uniformly linked to the closed surface, तब जो flux रहेगा वो उस closed surface से कैसा रहेगा, uniformly linked रहेगा, then we can say that the flux is uniformly linked to the closed surface, ठीक है ना। तो जो लोकेशन है आपकी चार्ज की इनसाइड द क्लोज सरफेस वो भी सिमेट्रिकल चाहिए और सरफेस भी कैसा चाहिए आपका, सिमेट्रिकल चाहिए, ठीक है ना। ये दोनों चीजें सिमेट्रिकल मिलेंगी तब जाके हम बोल सकते हैं कि उस पूरे क्लोज सरफेस से, चाहे वो स्फीयर हो चाहे वो क्यूब हो, उससे पूरा फ्लक्स जो लिंक रहेगा वो कैसा रहेगा, यूनिफॉर्मली लिंक्ड रहेगा, द फ्लक्स विल बी लिंक्ड यूनिफॉर्मली विद दैट, गॉट इट। तो अब इसकी क्या एप्लीकेशंस हमको देखना है, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द सिमेट्री वी हैव टू सी, ओके। सो इसी के ऊपर क्वेश्चन देखना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसका अगर मैं एक एग्जांपल लूं, तो सपोज करो कि मेरे पास एक स्फीयर है, सो दिस इज अ स्फीयर, ठीक है, और इसके सेंटर पे चार्ज क्यू रख दिया मैंने, क्या रख दिया इसके सेंटर पे चार्ज क्यू रख दिया, सो दिस इज अ स्फीयर एंड द चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर। तो अब मुझे बताओ क्या क्या इस चार्ज की लोकेशन सरफेस के सारे पॉइंट से सिमेट्रिकल है या नहीं, बताओ जल्दी से, क्या इस चार्ज की लोकेशन इसके सारे पॉइंट से सिमेट्रिकल है या नहीं है, whether the location of this charge is symmetrical from all the points on the surface or not, just let me know, जल्दी से बता दो। यस, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है कि उसकी लोकेशन जो है वो सिमेट्रिकल है with respect to the all the points on the surface, correct। चलो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, इसका मतलब ये है कि इस पूरे सरफेस से जो फ्लक्स लिंक रहेगा वो कैसा रहेगा, आपको यूनिफॉर्मली लिंक्ड रहेगा, है ना। सो देयरफॉर द टोटल फ्लक्स लिंक विद द सरफेस इज यूनिफॉर्म, है ना। तो चार्ज कहाँ है आपके पास में, सेंटर पे, क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, ठीक है ना। तो क्या होगा, सारे पॉइंट से सिमेट्रिकल लोकेशन है, तो इसका मतलब इस पूरे से जो फ्लक्स लिंक रहेगा वो कैसा रहेगा, सिमेट्रिकल रहेगा। सो देयरफॉर द फ्लक्स इज यूनिफॉर्मली linked with all points on the surface, all points या फिर all surface areas, all surface areas on the surface, बोलो आया ना। और वो टोटल फ्लक्स कितना रहेगा आपके पास में, दैट इज इक्वल टू ओनली क्यू अपॉन एप्सिलॉन, टोटल फ्लक्स कितना आएगा आपका, केवल क्यू अपॉन एप्सिलॉन। इज दैट क्लियर, वेरी वेल, किस किस को ये समझ में आ गया बहुत अच्छे से कि फ्लक्स यूनिफॉर्मली लिंक्ड है और जो चार्ज आपका प्लेस्ड है सेंटर पे
उस चार्ज की वजह से इस पूरे स्फीयर से पास होने वाला जो फ्लक्स आने वाला है वो कितना आएगा आपका, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट केस वी हैव टू सी इज लाइक दैट। सेकेंड केस जो हमारे पास में वो कुछ इस तरह से है कि सेकेंड केस में हमने क्या कर लिया कि एक हेमिस्फीयर लिया, वी हैव टेकन अ हेमिस्फीयर, और हेमिस्फीयर के सेंटर पे मैंने एक चार्ज क्यू रख दिया। क्या कर दिया, हेमिस्फीयर के सेंटर पे मैंने एक चार्ज क्यू प्लेस कर दिया। हाँ, सो नेक्स्ट व्हाट आई हैव डन, आई हैव टेकन अ हेमिस्फीयर एंड हेमिस्फीयर के सेंटर पे मैंने एक चार्ज क्यू रख दिया, है ना, देखो यहाँ पे। सो अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ हेमिस्फीयर, है ना। सो अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड at the center of the hemisphere. So what is the total flux linked to it? So find the total flux linked to it. इस पूरे हेमिस्फीयर से कितना फ्लक्स लिंक करेगा ये निकालना है आपको। हाँ, तो क्या लॉजिक लगाएंगे इसमें कि अभी तो क्या है, ये हेमिस्फीयर के सेंटर पर रखा हुआ है, ठीक है ना। तो अगर ये पूरा स्फीयर होता, अगर ये क्या होता, हेमिस्फीयर ना होके क्या होता, पूरा का पूरा ये पूरा स्फीयर होता, अगर ये सो पूरा स्फीयर होता और चार्ज कहाँ पे रखा हुआ होता, सेंटर पर रखा हुआ होता, सो इट्स अ सिमेट्रिकल सिचुएशन। और सिमेट्रिकल सिचुएशन में जो फ्लक्स लिंक्ड होता वो कैसा लिंक्ड होता, सारे पॉइंट से यूनिफॉर्मली लिंक्ड होता। तो टोटल स्फीयर का फ्लक्स हमको पता ही है कितना है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। सो हम क्या कहेंगे सॉल्यूशन में कि इफ इट इज अ स्फीयर, इफ इट इज अ कंप्लीट स्फीयर, अ कंप्लीट स्फीयर, अगर ये पूरा क्या होता है कंप्लीट स्फीयर होता, है ना। सो द फ्लक्स लिंक्ड विथ, सो द फ्लक्स linked with the sphere। तो स्फीयर कैसे बना है, टू हेमिस्फीयर को जोड़ के बना है, यानी कि टू हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर्स is basically given by q upon epsilon naught, yes or no। so imply we can say therefore the flux, और कैसा है ये यूनिफॉर्म, जो फ्लक्स लिंक्ड है वो कैसा लिंक्ड है आपका स्फीयर से पूरा, कैसा है क्योंकि चार्ज भी सिमेट्रिकल है और सारे सरफेस एरिया भी कैसा है सिमेट्रिकल है। So this q upon epsilon naught is uniformly linked। कैसा linked है ये आपका, uniformly linked। तो हम क्या बोल सकते हैं, therefore the flux linked with one hemisphere is basically 1/2 times of q upon epsilon naught। So the flux through the hemisphere is basically given by q upon 2 epsilon। किस किस को समझ में आया, किस किस को नहीं आया, ठीक है ना। तो चार्ज क्यू पर रखा हुआ था, हमारा हेमिस्फीयर पर रखा हुआ था, लेकिन उसको सिमेट्रिकली देखने के लिए हमने क्या करा, उसके आसपास एक हेमिस्फीयर और जोड़ दिया। तो दोनों हेमिस्फीयर अगर हमने जोड़ दिए तो हम क्या कहेंगे, इफ आई जॉइंट बोथ द हेमिस्फीयर्स, सो व्हाट आई कैन से, आई कैन सिंपली से कि दोनों हेमिस्फीयर से जाने वाला फ्लक्स कितना है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और फ्लक्स कैसा लिंक्ड है, यूनिफॉर्मली लिंक्ड है। क्यों, क्योंकि चार्ज सेंटर पे है और सरफेस भी कैसा है आपका सिमेट्रिकल है, तो फ्लक्स कैसा लिंक्ड है इसके थ्रू, यूनिफॉर्मली लिंक्ड है। तो दो स्फीयर्स हेमिस्फीयर से फ्लक्स कितना है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो एक से कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ऐसे ही अगर ये क्वार्टर आ जाता, ऐसे ही क्या आ जाता, अगर ये क्वार्टर ऑफ द स्फीयर आ जाता, तो जैसे अगर सेकेंड थर्ड केस अगर हम करें, तो थर्ड केस में सपोज क्या आ जाता हमारे पास में, एक क्वार्टर ऑफ द स्फीयर आ जाता, तो ऐसा आ जाता, चार्ज यहाँ पे क्यू यहाँ रखा हुआ, ठीक है। दिस इज द क्वार्टर हेमिस्फीयर, क्वार्टर स्फीयर, और क्वार्टर स्फीयर के सेंटर भी रखा हुआ है ना। सो क्यू इज प्लेस्ड एट द क्वार्टर या द सेंटर ऑफ द क्वार्टर हेमिस्फीयर, क्वार्टर स्फीयर। तो क्वार्टर स्फीयर के सेंटर रखा हुआ है, तो पूरा स्फीयर अगर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, फ्लक्स थ्रू द कंप्लीट स्फीयर। वही लॉजिक
कितना आ जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और कैसा है, चूंकि ये सेंटर पे है तो कैसा होगा, ये यूनिफॉर्मली लिंक्ड होगा, इट इज यूनिफॉर्मली लिंक्ड, ठीक है ना। तो फ्लक्स थ्रू द क्वार्टर हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा, क्वार्टर स्फीयर कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू क्वार्टर मतलब कि फोर्थ पार्ट, सो इट इज 1/4 टाइम्स ऑफ क्यू अपॉन। इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? किस किस को आ गया भाई समझ में बहुत अच्छे से? ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, राइट। चलो ऐसे ही सपोज करो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में सपोज करो कि मेरे पास में एक क्यूब है। सो सपोज आई हैव अ क्यूब, है ना। सो दिस इज हाउ आई एम हैविंग अ क्यूब। सो दिस इज अ क्यूब, ओके। एंड जो चार्ज पार्टिकल है वो क्या रखा हुआ है, क्यूब के सेंटर पर रखा हुआ है, ओके। सो अ चार्ज क्यूब is placed at the center of the cube, at the center, okay, of the cube, है ना, क्यूब के सेंटर पर रखा हुआ है। सो फाइंड द टोटल फ्लक्स, फाइंड द टोटल फ्लक्स थ्रू द क्यूब। कितना आएगा भाई, कितना आएगा टोटल फ्लक्स थ्रू द क्यूब, कितना आएगा? ये तो बहुत सिंपल है, बोलो। टोटल फ्लक्स थ्रू द क्यूब कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू अच्छा इसकी लोकेशन देख लो एक बार ध्यान से। क्यूब की कुछ साइड होगी, तो मान लेते हैं क्यूब की साइड कितनी होगी, ए होगी, है ना। तो क्यूब की साइड कितनी होगी, सपोज ए होगी, तो ए ये साइड है और इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, यहाँ से a/2 हाइट हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये इसकी लोकेशन है, सेंटर पर रखा हुआ है, तो है ना। सो व्हाट इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू द कंप्लीट क्यूब, कंप्लीट क्यूब से कितना फ्लक्स पास हो जाएगा भाई, बताओ जल्दी से। क्यूब कैसा है, क्यूब इज अ काइंड ऑफ अ क्लोज सरफेस ना। सो क्यूब इज अ क्लोज सरफेस, टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, इट इज सिंपली क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अरे गॉस थ्योरम लग जाएगी ना। फ्लक्स पासिंग थ्रू एवरी क्लोज सरफेस इज बेसिकली गिवन बाय क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिंपल सी बात है। अब ये देख लो कि ये हर एक फेस के लिए, क्यूब के पास कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, है ना। तो 6 फेस से देखो अगर ध्यान से, सारे फेसेस से अगर ये सेंटर पर रखा हुआ है तो सारे फेसेस से इस चार्ज की सिमेट्री है या नहीं है, सारे के सारे फेस से इसकी सिमेट्री है या नहीं है, is there is a symmetry for this cube or not, बिल्कुल है। so therefore this flux is basically uniformly linked, कैसा लिंक्ड है ये, यूनिफॉर्मली लिंक्ड। देखो फ्लक्स की वैल्यू क्लोज सरफेस पे मतलब सिमेट्री पे डिपेंड नहीं करती, क्यू अपॉन एप्सिलॉन इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन। लेकिन जब पूरा सरफेस ना हो कि आधा होगा कुछ पार्ट होगा, तो फिर हम इस कॉन्सेप्ट को रिलेट कर सकते हैं सिमेट्रिकल क्वेश्चंस में। तो सिमेट्रिकल क्वेश्चंस में हम तभी रिलेट कर पाएंगे जब चार्ज की लोकेशन एज वेल एज सरफेस बोथ आर सिमेट्रिकल, ओके। तो ये यूनिफॉर्मली लिंक्ड है ना। अब लेकिन सपोज करो कोई हम पे ऐसा क्वेश्चन लेके आता कि भैया मेरे पे एक सरफेस है, ठीक है, क्या है मेरे पास में एक सरफेस इस तरीके से, सो दिस इज अ स्क्वायर सरफेस, है ना। सो इट्स अ स्क्वायर सरफेस, इसकी साइड कितनी है, ए है, ठीक है। और ये मेरे पास में एक स्क्वायर सरफेस है, दिस इज अ स्क्वायर सरफेस, ठीक है। और एक चार्ज मैंने लिया और उस चार्ज को मैंने कहाँ रख दिया, इसके सेंटर से, तो सेंटर होगा इसका स्क्वायर का, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस a/2 पे मैंने एक चार्ज q रख दिया, है ना। सो अ चार्ज q is placed at a perpendicular distance a from the center of the sphere,